मैं दुनिया के सबसे बड़े माफिया फैमिली का इकलौता वारिस था। मेरे परदादा मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े आर्म्स डीलर थे। मेरे दादा का नाम पूरे माफिया वर्ल्ड में चलता था और मेरे माता पिता पूरे शहर के अंडरग्राउंड सिस्टम को अपने इशारे पर चलाने वाले गुमनाम राजा थे। पूरे परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन मैं पूरी तरह किताबी कीड़ा था। मेरा पूरा दिन किताबों के साथ ही गुजरता था। एक दिन मैंने गंभीरता से ऐलान कर दिया कि अब मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और छिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहूंगा। मेरी बात सुनते ही मेरे पिता ने गुस्से में कमर से अपनी बेल्ट निकाल ली। घर में सैकड़ों होटल्स मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं किताबों में अपना समय बर्बाद कर रहा था। उनकी हालत देखकर मैंने बेबसी से आह भरते हुए सोचा, आखिर मैं भी तो चाहता हूँ कि आराम से अपनी जिंदगी जीऊं, लेकिन वो कमबख्त सिस्टम मुझे ऐसा करने देगा क्या? और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बार फिर रीइंकारनेट हो चुका था। इस बार मैं मशहूर लू फैमिली का वारिस बनकर पैदा हुआ था। मैं एक लड़का था। मैं अभी सोच ही रहा था कि इस जिंदगी को आराम से बिताऊंगा। तभी अचानक मेरे कानों में एक साफ आवाज गूंजी। सिस्टम ने बताया कि अगर मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा तो मुझे अलग अलग पावरफुल रिवॉर्ड्स और स्किल्स मिलेंगे, साथ ही मेरी लाइफ स्पैन भी बढ़ती जाएगी। ये सुनते ही मैं खुशी से मुस्कुरा दिया। इतनी बड़ी फैमिली और इतनी दौलत होने के बाद भी मैं पढ़ाई क्यों करूं? आखिर इसी वजह से तो मैं आराम से जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों के सामने काउंटडाउन विंडो खुल गई। रिमेनिंग लाइफ स्पैन सिर्फ 5 मिनट 23 सेकंड। उसी वक्त विला के बेडरूम में बेहोश पड़े मेरे शरीर की हार्ट बीट तेजी से धीमी होने लगी। मॉनिटरी मशीन से पेज अलार्म की आवाज आने लगी। कमरे में मौजूद दर्जनों टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे पिता लू बेटियन भी घबराकर बुरी तरह गुस्से में आ गए। मेरी माँ मेरे बेड के पास झुककर खड़ी थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर कांपते हुए मेरे पास आया और निराश आवाज में बोला, यंग मास्टर, शायद आज रात भी नहीं बच पाएंगे। ये सुनते ही मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए मुझे पुकारने लगी। तभी अचानक हार्ट मॉनिटर पर पड़ी सीधी लाइन में हलचल हुई। मेरी हार्ट बीट वापस आने लगी और जो शरीर कुछ पल पहले जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, वही मैं अचानक बेड पर बैठ गया। अब मेरे पास सिस्टम के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा, बड़े आदमी को हालात के हिसाब से झुकना भी आना चाहिए। पहले अच्छी तरह पढ़ाई करके कुछ 100 साल की लाइफ स्पैन जमा कर लेता हूँ, यही सबसे जरूरी काम है। मेरे अचानक उठ बैठने से कमरे में मौजूद हर इंसान बुरी तरह डर गया। मैंने आंसुओं से भरी अपनी माँ को देखा और गंभीरता से कहा, डैड, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। आगे चलकर आपकी मेहनत का नाम रोशन करूंगा। मेरी माँ ये सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा माथा छुआ और फिर पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगी। गया, हमारा बेटा सच में पागल हो गया है। ये कैसी बातें कर रहा है? पढ़ाई करने की बात कर रहा है। मेरे पिता तुरंत उसे संभालते हुए बोले, कोई बात नहीं, चाहे दुनिया के सारे बड़े डॉक्टर्स क्यों ना ढूंढने पड़े, मैं अपने बेटे का दिमाग ठीक करवा कर ही रहूंगा। मैं तुरंत उठकर जमीन पर उठा और अपने माता पिता के सामने जाकर पूरी गंभीरता से कहा, मॉम, पहले मैं ना समझ था, पूरा दिन बेकार घूमता रहता था और आप लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करता था, लेकिन इस बार मैं सच में सीरियस हूँ। मैं खूब पढ़ाई करूंगा और क्विंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहूंगा। मेरे पिता लू बाटियन ने मेरे चेहरे को गौर से देखा। उन्हें समझ आ गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। उनका गुस्सा फिर भड़क उठा। उन्होंने दोबारा कमर से अपनी बेल्ट निकाल ली और चिल्लाकर कहा, ओए बदमाश, तू सच में पढ़ाई करके तो दिखा। अगर तूने सच में पढ़ना शुरू किया तो मैं तेरे स्कूल को ही जमीन से मिटा दूंगा। क्या तू सच में सोचता है कि मैं तुझे उस जगह पर जाकर तकलीफ उठाने दूंगा? आखिर तुझे वहां भेजने का मकसद ही कुछ और है। उनकी बातों का मतलब आखिरकार मेरी समझ में आ गया। मैं लगातार सिर हिलाकर कहने लगा कि समझ गया। तभी जाकर मेरे पिता ने बेल्ट वापस रखी और गुस्से मैं बेडरूम से बाहर निकल गए। मैंने जैसे ही अपना फोन उठाया, स्क्रीन पर ढेर सारी अनरेड मैसेजेस दिखाई दी और उन सभी मैसेजेस में एक ही नाम था, बाय रॉक्सवे। मैसेजेस पढ़कर मुझे पता चला कि वो मुझसे बेहद नाराज थी। उसने साफ लिखा था, लूचेन, तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आती है। तुम जैसे नाकारा अमीरजादे को फैमिली मैरिज का सपना भी कैसे आया? ये बहुत बड़ा मजाक है। आगे से मुझे मिलने की कोशिश मत करना। हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैंने पुराने लूचेन की मेमोरीज खंगालनी शुरू की और आखिरकार बाय रॉक्सवे के बारे में याद आया। वो बाई फैमिली की बेटी थी। भले ही वो यूनाई सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उसका परिवार राजधानी में बेहद ताकतवर और जड़ें जमाए हुए था। इसी वजह से मेरे पिता ने बाय रॉक्सवे को हासिल करना मेरा सबसे जरूरी मिशन बना रखा था। लेकिन ओरिजिनल लूचेन भी कम अजीब नहीं था। इस मिशन को पूरा करने के लिए वो अपने कई गुंडों को लेकर स्कूल गेट पर खड़ा हो जाता था और छुट्टी के वक्त सबके सामने बाय रॉक्सवे को प्रपोज करता था। इतना ही नहीं, वो स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में घुस गया था और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स तथा टीचर्स के सामने लगभग 1 घंटे तक बाय रॉक्सवे से अपने प्यार का इजहार किया था। बाय रॉक्सवे जैसी पावरफुल फैमिली की बेटी के लिए यह सब बेहद अपमानजनक था। ऐसे में उसे लूचन पसंद करना तो दूर, अब शायद मेरा नाम सुनना भी उसे पसंद नहीं था। मैंने बेबसी से सिर हिलाया और फोन बंद कर दिया। मैंने मन ही मन सोचा, मैं रीइंकारनेट होकर आया हूँ। अब कौन किसी का पीछा करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? अभी सबसे जरूरी काम है अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाना और जिंदा रहना। लेकिन तभी मेरी नजर बेडरूम की बुक शेल्फ पर गई। मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई से रोकते थे, फिर भी वहाँ किताबों की पूरी भरमार थी। मैंने कुछ किताबें निकालकर पलटनी शुरू की और उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। किताबों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी थीं जिन्हें देखकर मैंने सोचा, ये हाई स्कूल स्टूडेंट के पढ़ने लायक किताबें हैं भी क्या? मैंने हार नहीं मानी।
नहीं और काफी देर तक किताबें तलाशता रहा। आखिरकार मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स। उस किताब को हाथ में लेते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने तुरंत उत्साह में उंगलियां रगड़ी और किताब पढ़ना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। सिस्टम ने बताया कि कुछ स्पेसिफिक बुक्स पढ़ने से सिर्फ लाइफ स्पैन ही नहीं बढ़ती, बल्कि उनसे जुड़े स्किल्स भी हासिल किए जा सकते हैं। मेरी नजर तुरंत एक दूसरी किताब पर गई जिसका विषय पुरुषों की क्षमता बढ़ाने से जुड़ा था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जैसे ही मैंने किताब खोली, सिस्टम फिर एक्टिवेट हो गया। मैंने मन ही मन कहा, वाह। इसके बाद मैं रात के 10 बजे तक लगातार पढ़ता रहा। कुछ ही घंटों में मेरी मार्शल आर्ट्स नॉलेज का लेवल बढ़कर LV4 हो गया। मेरी लाइफ स्पैन भी बढ़कर 5 दिन और 6 घंटे हो गई। इतना ही नहीं, उस दूसरी किताब से मिलने वाली पुरुषों की क्षमता भी तेजी से बढ़ गई। मैं मन ही मन बेहद खुश होकर बोला, बहुत मजा आ रहा है। अगली सुबह मैं अपने कई 100 वर्ग मीटर के विशाल बेडरूम में सोकर उठा। मेरी आंखें खुलते ही दर्जनों सर्वेंट्स मेरे चारों तरफ जमा हो गए। कोई मुझे कपड़े पहनाने लगा, कोई नहलाने लगा और कोई मेरा सामान तैयार करने लगा। पूरी सर्विस एकदम VIP लेवल की थी। सब कुछ तैयार होने के बाद कुछ सर्वेंट्स मुझे रोल्स रॉयस तक छोड़ने आए। रवाना होने से पहले एक सर्वेंट ने धीरे से मुझे याद दिलाया, यंग मास्टर, स्कूल पहुंचकर मास्टर की बात जरूर याद रखिएगा। गलती से भी ध्यान लगाकर पढ़ाई मत करने लगिएगा। आपका सबसे जरूरी काम है जल्दी से प्यार करना और किसी भी तरह बाई मिस को हासिल करना। करीब 10 मिनट बाद मैं यूनहाई सिटी के एक बेहद बदनाम स्कूल में पहुंचा। ये स्कूल सिर्फ कमजोर पढ़ाई के लिए ही मशहूर नहीं था, बल्कि यहाँ का माहौल भी बेहद खराब था। जगह जगह छोटे मोटे गुंडे घूमते रहते थे और टीचर्स तथा प्रिंसिपल भी बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते थे। इस स्कूल की एक खास पहचान थी कि यहाँ ग्रेजुएशन से ज्यादा छात्रों के बिगड़ने की चर्चा होती थी। अब सवाल ये था कि मेरे जैसा पावरफुल और रिच फैमिली का वारिस आखिर ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ता था। वजह सीधी थी, ये सब मेरे पिता लू बाटियन की प्लानिंग थी। वो चाहता था कि मैं ऐसे खराब माहौल में रहूं, लड़ना सीखूं, दबाव झेलूं और आखिरकार उसी की तरह एक कठोर इंसान बनूं। वहीं बाई रुओक्शवे भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि बाई फैमिली कि बुजुर्गों ने भी उसे यहाँ भेजने का फैसला किया था। फर्क बस इतना था कि बाय रुओक्शवे स्कूल की सबसे अच्छी क्लास में पढ़ती थी। मैं जैसे ही कार से उतरकर स्कूल गेट की तरफ बढ़ा, अलग अलग रंगों में बाल रंगे कुछ छोटे मोटे गुंडे अचानक मुझे घेरने लगे। वे घबराकर कहने लगे, आप आखिर वापस आ गए? हम तो आपकी चिंता में मर गए थे। आप ठीक तो हैं? कल रात हम लोग आपको ढूंढने तक जाने वाले थे। मैंने उन लोगों को देखा और ओरिजिनल लूचेन की मेमोरीज से समझ गया कि ये सभी स्कूल में मेरे छोटे फॉलोअर्स थे। मैंने बिना ज्यादा बात किए हाथ हिलाकर उन्हें जाने का इशारा किया और सीधे अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। क्लास में पहुंचकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया और ड्रॉर में रखी सारी किताबें बाहर निकालने लगा। सेमेस्टर आधा खत्म हो चुका था, लेकिन किताबों की हालत देखकर मैं हैरान रह गया। लगभग हर किताब बिल्कुल नहीं थी। मैं डेस्क पर रखी इन नई किताबों को देखकर खुशी से सोचने लगा, ये तो लाइफ स्पैन बढ़ाने का खजाना है। मैंने मैथमेटिक्स की किताब खोली और नॉलेज की दुनिया में डूबने ही वाला था कि अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही पूरी क्लास के लड़कों की नजर उसी पर टिक गई। लंबे बाल, बेहद खूबसूरत चेहरा, शानदार फिगर और एक अलग ही पर्सनालिटी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। वो ठंडी आवाज में बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें इतने मैसेजेस भेज रही थी, तुम ठीक हो गए हो तो जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें पता है पहले किसी को उम्मीद देना और फिर उसे निराश कर देना कितना बुरा लगता है? मुझे लगा था शायद तुम बचोगे ही नहीं। सुन लो लूचन, मैं बाय रुओक्शवे पूरी जिंदगी शादी ना करूं, लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। बाय रुओक्शवे एक सांस में बहुत कुछ बोल गई, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर झुकाकर अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त था। वो झुंझलाकर बोली, हे, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैंने बिना सिर उठाए कहा, हो गया, अगर बोल चुकी हो तो रास्ते से हट जाओ, मेरी पढ़ाई खराब मत करो। बाय रुओक्शवे हैरानी से मुझे देखने लगी। अच्छा लूचन, पहले हर सुबह अर्ली रीडिंग शुरू होने से पहले तुम मेरे क्लासरूम के बाहर खड़े रहते थे। मैं जहां जाती थी तुम मेरे पीछे पीछे आते थे। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। अब ये नया खेल खेल रहे हो? जानबूझकर मुझे इग्नोर करके सोच रहे हो कि मैं खुद तुम्हारे पीछे आऊंगी? पिछले 3 सालों में पहली बार बाय रुओक्शवे खुद मुझे ढूंढते हुए आई थी, लेकिन बदले में उसे मेरी तरफ से इतनी बेरुखी मिली। उसके हिसाब से मैं जरूर कोई नया तरीका अपना रहा था, लेकिन बाय रुओक्शवे भी इस बार झुकने वाली नहीं थी। वो बोली, लूचेन, उम्मीद है तुम अपना ये रवैया हमेशा बनाए रखोगे। गुड बाय, नहीं बल्कि नेवर सी यू अगेन। इतना कहकर बाय रुओक्शवे गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं चुपचाप मैथमेटिक्स की किताब पढ़ता रहा। क्लास के लड़के ये सब देखकर फुसफुसाने लगे। एक बोला, मैंने कहा था ना, लू ब्रो बाय रुओक्शवे के पीछे सिर्फ मजे के लिए पड़ा था। लू फैमिली का इकलौता बेटा किसी का पीछा करने वाला बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा हंसकर बोला, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आज किताब पढ़ते हुए लू ब्रो सच में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा हो। तीसरा बोला, ये तो उसकी एक्टिंग है, ऐसी एक्टिंग तो बड़े बड़े यंग एक्टर्स भी नहीं कर सकते। उधर बाय रुओक्शवे सीढ़ियों तक पहुंची और बिना किसी खास वजह के पीछे मुड़कर
मुड़कर देखने लगी, लेकिन मैं उसके पीछे आया ही नहीं था। उसके मन में अचानक सवाल उठा, क्या ये सच में मुझे इग्नोर करके मेरा ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा? क्या ये सच में मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहता है? बायरॉक्स मैंने अपनी छोटी सी मुट्ठी कस ली और मन में सोचा, शायद अच्छा ही है, कम से कम अब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा और मैं आराम से पढ़ाई कर पाऊंगी। इतना सोचकर वो सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद एक खूबसूरत फीमेल टीचर मैथमेटिक्स की किताब लेकर क्लासरूम में आई। उसका फिगर बेहद आकर्षक था और चेहरा भी बहुत खूबसूरत था। स्टूडेंट्स उसे देखते ही शोर मचाने लगे, लेकिन टीचर लिन यो के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नजर सीधी मुझ पर टिक गई। मैं क्लास का इकलौता स्टूडेंट था जो सिर झुकाकर गंभीरता से किताब पढ़ रहा था। लेकिन गलत मत समझना, लिन यो मेरी पढ़ाई से प्रभावित होकर मुझे देखने नहीं आई थी। उसके पीछे एक बेहद गंभीर मिशन था। लिन यो ड्रैगन किंगडम पुलिस यूनिवर्सिटी की PhD स्टूडेंट रह चुकी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो सीधे बीजिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स में शामिल हुई थी। उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी लू फैमिली को पूरी तरह खत्म करना। ये एक ऐसा माफिया फैमिली था जिसकी जड़ें 100 साल पुरानी थीं। लू फैमिली की ताकत इतनी गहरी थी कि उसने अपने पूरे क्रिमिनल एम्पायर को लगभग पूरी तरह साफ सुथरा दिखा दिया था। ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे 1 साल तक चुपचाप इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने रास्ता बदला और लू फैमिली के सबसे कमजोर पॉइंट पर ध्यान देने का फैसला किया, यानी मुझ पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लू चैन स्कूल में बेहद बदमाश, घमंडी और बिगड़ा हुआ लड़का था। इसी वजह से लिन यूए ने खुद मेरी क्लास टीचर बनने की जिम्मेदारी ली थी। उसका मकसद था मेरे जरिए लू फैमिली के खिलाफ कोई रास्ता निकालना और धीरे धीरे पूरे फैमिली को खत्म करना। लेकिन जब वो मुझे इतनी देर से किताब में डूबा हुआ देखती है तो उसे शक होने लगता है। वो काफी देर से सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने एक बार भी सिर नहीं उठाया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपना चेहरा किताब के अंदर डाल दूंगा। लिन यूए के मन में सवाल उठता है, ये तो बिल्कुल भी उस बिगड़े हुए रिच किड जैसा नहीं लग रहा। कहीं ऑर्गेनाइजेशन की इंटेलिजेंस गलत तो नहीं थी? तभी अचानक मैंने किताब को जोर से जमीन पर पटक दिया और गुस्से में उसे पैर से कुचलने लगा। मैं चिल्लाया, इतनी देर से पढ़ रहा था और फिर भी कुछ नहीं हुआ। असल समस्या कुछ और थी। अभी अभी सिस्टम ने मुझे बताया था कि पढ़ाई से रिवॉर्ड पाने के लिए पहले मन में जोर से गेंशिन स्टार्ट यानी सिस्टम एक्टिवेशन फ्रेज बोलना जरूरी है। उसके बिना पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलता। मैं गुस्से में बोला, कमबख्त सिस्टम, इतनी जरूरी बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास वैसे ही सिर्फ कुछ दिनों की लाइफ स्पैन बची है। तुमने मेरा इतना समय बेकार करवा दिया और ऊपर से ये एक्टिवेशन फ्रेज भी चाहिए था। थत। लिन यूए ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगी। आखिरकार असली चेहरा सामने आ ही गया। यही है वो बिगड़ा हुआ रिच किड। वो अपना गला साफ करके अचानक सख्त आवाज में बोली, सभी स्टूडेंट्स शांत रहें। जब से मैं क्लासरूम में आई हूँ तब से तुम लोगों ने 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं रखी। अगर अब भी शोर किया तो टीचर सख्ती करने पर मजबूर होगी। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। जाएं। स्टूडेंट्स कुछ सेकंड पहले तक खूबसूरत और फ्रेंडली दिखने वाली टीचर को अब इतना डरावना रूप लेते देखकर चुप हो गए। लिन यू मन ही मन खुश हुई। ये स्कूल पूरे शहर में बदनाम था और यहाँ के स्टूडेंट्स को संभालना आसान नहीं था। इतने सारे शरारती स्टूडेंट्स को एक ही बार में शांत कर देना उसके लिए बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कुछ ही समय बाद क्लासरूम फिर शोर से भर गया। एक स्टूडेंट बोला, टीचर आपका टेम्पर तो बहुत डेंजरस है, मुझे तो आप और भी पसंद आ गई। दूसरा पूछने लगा, टीचर मैंने सुना है जो लोग ज्यादा गुस्से वाले होते हैं उनके अंदर बहुत दबा हुआ स्ट्रेस होता है, क्या ये सच है? तीसरा बोला, टीचर मैं आपके साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। लिन यू ये सुनकर पूरी तरह परेशान हो गई। वो सोचने लगी ये आखिर किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मली वो ऐसे बच्चों को वहीं सबक सिखा देती, लेकिन अब वो एक टीचर थी और उसके पास लू फैमिली के खिलाफ एक बड़ा मिशन था। उसने खुद को समझाया, छोटी बातों को सहना पड़ेगा, बड़े काम के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। लेकिन अगले ही पल कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। कोई कहता कि उसके चेहरे पर हमेशा ऐसा भाव रहता है जैसे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो। कोई उसे घमंडी कहता, कोई कहता कि वो ऐसे चलती है जैसे खुद को प्रिंसिपल समझती हो। लिन यू का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से लकड़ी की टीचर्स डेस्क पर मार दिया। एक जोरदार धमाके के साथ डेस्क बीच से 2 टुकड़ों में टूट गई। पूरा क्लासरूम फिर शांत हो गया। तभी एक स्टूडेंट डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, टीचर पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना कानून के खिलाफ है। प्रिंसिपल को पता चला तो आपको सजा मिल सकती है। शायद आपको 1 महीने तक हाथ से सफाई भी करनी पड़े। उम्मीद है आप संभाल पाएंगी और ज्यादा थकेंगी नहीं। इतना सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। लिन यू उन्हें देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। वो सोचने लगी, ये आखिर किस दुनिया के लोग हैं? टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी अचानक एक मजबूत और सख्त आवाज पूरे क्लासरूम में गूंजी। एक पल में सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए। जो कुछ सेकंड पहले हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे वे अब सिर झुकाकर बिल्कुल शांत बैठे थे। लिन यूए हैरान होकर आवाज की
दिशा में देखने लगी। मैं अपनी सीट से उठ चुका था। मेरी आंखें पूरे क्लासरूम पर तेज नजर डाल रही थीं और मेरे चेहरे पर साफ गुस्सा था। मैं सच में नाराज था। सिस्टम एक्टिवेट न होने की वजह से मेरा काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका था। मैं जल्दी जल्दी किताब पढ़कर लाइफ स्पैन जमा करना चाहता था, लेकिन इन लोगों के शोर की वजह से आधे दिन में एक भी चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ पाया था। मैं गुस्से में बोला, तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो या बगावत करने? देश हर साल इतना पैसा खर्च करके 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन चलाता है। तुम्हें मुफ्त में पढ़ने का मौका दिया जाता है और तुम लोग इस मौके की ऐसी कीमत लगा रहे हो। पूरा दिन कुछ नहीं पढ़ते, देश के रिसोर्सेज बर्बाद करते हो। क्या तुम्हें अपने उन माता पिता पर शर्म नहीं आती जिन्होंने इतनी मेहनत करके तुम्हें बड़ा किया है? मैंने आगे कहा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब अगर किसी ने शोर किया और किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई खराब की तो मैं उसके साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। इतना कहकर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया और फिर से मैथमेटिक्स की किताब में डूब गया। क्लास के एक कोने में कुछ लड़के धीरे धीरे बातें करने लगे। लूब्रो को आज क्या हो गया? पहले तो वही सबसे आगे रहकर शरारत करवाता था। ये तो साफ है नई फीमेल टीचर खूबसूरत है ना, इसलिए इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चुप रहो, अगर लूब्रो ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। उधर टीचर्स डेस्क के पास खड़ी लिन यू मेरी बातों से पूरी तरह हैरान थी। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, इतनी अच्छी बात, इतनी बड़ी सोच। पूरे देश में कितने हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर देश को लेकर इतनी जिम्मेदारी की भावना होगी? फिर उसे अचानक शक हुआ, क्या लू फैमिली को मेरे मिशन के बारे में पता चल गया है? क्या लू चेन जानबूझकर मेरे सामने ये सब एक्टिंग कर रहा है? ये भी संभव है। लू फैमिली 100 साल पुराना पावरफुल फैमिली है। अगर उसने पुलिस हेडक्वार्टर्स तक अपने लोग पहुंचा रखे हों तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बातों के बाद क्लास के स्टूडेंट्स भी काफी शांत हो गए। कोई दोबारा शरारत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट ने पॉजिटिव एनर्जी को प्रमोट किया है। इस व्यवहार से कुल 50 लोगों पर प्रभाव पड़ा। रिवॉर्ड के रूप में 5 घंटे की लाइफ स्पैन दी जाती है। इसके अलावा एक मिस्टीरियस गिफ्ट पैक भी दिया गया है। ये सुनते ही मैं अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ा। क्या पॉजिटिव एनर्जी फैलाने से भी लाइफ स्पैन बढ़ सकती है? और ऊपर से मिस्टीरियस गिफ्ट पैक। मैंने तुरंत गिफ्ट पैक खोल दिया। सिस्टम ने बताया, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक परफेक्ट पोशन प्राप्त हुआ है। मैंने बिना देर किए पोशन एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल एक गर्म और आरामदायक एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी सांस पहले से कहीं बेहतर हो गई है। पुरानी सारी छोटी मोटी तकलीफें पूरी तरह गायब हो गईं। मेरा चेहरा पहले से भी ज्यादा हेल्दी और अट्रैक्टिव हो गया। ओरिजिनल लू चेन लंबे समय से स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता था, जिसकी वजह से कम उम्र में ही उसके शरीर में कई छोटी मोटी परेशानियां आ गई थीं। लेकिन अब वे सारी समस्याएं पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। इतना ही नहीं, मेरी पूरी पर्सनैलिटी और ऑरा भी ऊपर उठ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये चीज तो सच में कमाल की है। इसके बाद मैं फिर से मैथमेटिक्स की किताब में लग गया। कुछ ही देर में मैंने हाई स्कूल की ग्रेड 10 से ग्रेड 12 तक की सारी मैथमेटिक्स बुक्स पढ़कर खत्म कर दी। मेरी लाइफ स्पैन सीधे कई दिनों तक बढ़ गई और मेरा मैथमेटिक्स नॉलेज लेवल भी पूरी तरह मैक्स हो गया। मैंने अपना पर्सनल स्टेटस देखा। सिस्टम ने बताया, होस्ट की मैथमेटिक्स नॉलेजेबिलिटी पूर्ण हो चुकी है। अब होस्ट निम्न तरीकों से बड़ी मात्रा में लाइफ स्पैन और मिस्टीरियस रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकता है। जैसे ही मैंने मिस्टीरियस रिवॉर्ड शब्द सुना, मेरी आंखों में चमक आ गई। सितंबर का महीना था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन शाम का आसमान अभी भी काफी उजला था। सनसेट की रोशनी में मैं सीटी बजाते हुए खुशी खुशी स्कूल गेट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन गेट के पास पहुंचते ही मेरी नजर थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने व्हाइट स्कर्ट पहन रखी थी, चेहरा मासूम था और हाथों में पिंक स्कूल बैग था। वो घबराई हुई एक जगह खड़ी थी। उसके चारों तरफ कुछ अलग अलग रंगों में बाल रंगे छोटे मोटे गुंडे खड़े थे। वे उसे गंदी नजरों से देख रहे थे और बीच बीच में सीटी बजा रहे थे। एक गुंडा बोला, सुना तुमने? हमारे ब्रो ने जो कहा है वो मजाक नहीं है। दूसरा हंसते हुए बोला, हमारे ब्रो को कम मत समझना। भले ही वो अभी ग्रेड 10 में है, लेकिन स्कूल में कई ग्रेड 12 के लड़कों को अपना बिग ब्रदर बना रखा है। उनमें से कुछ तो लू फैमिली के यंग मास्टर के पक्के दोस्त हैं। एक और लड़का घटिया अंदाज में बोला कि अगर वो लड़की उसकी जगह होती तो उनके ब्रो के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती। क्योंकि मैं देर तक किताब पढ़ता रहा था, उस समय स्कूल गेट लगभग खाली हो चुका था। इसी वजह से उन गुंडों का हौसला और बढ़ गया था। उसी वक्त स्कूल गेट के दूसरी तरफ एक एसयूवी में बैठी लिन यू भी वहां पहुंची। वो स्कूल से निकलकर घर जाने वाली थी, तभी उसे ये सब दिखाई दिया। दूरी कम होने की वजह से उन लड़कों की सारी बातें उसे साफ सुनाई दे रही थी। लिन यू गुस्से में सोचने लगी, ये बदमाश, आज तो मैं तुम लोगों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। कार में रखे अपने फ्लैट शूज पहनकर बाहर निकलने वाली थी, तभी अचानक मेरी आवाज सुनाई दी, मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। लिन यूई ये सुनकर हैरान हो गई। उसके मन में तुरंत विचार आया, आखिरकार लू चेन ने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। दिन में अच्छा स्टूडेंट बनने की एक्टिंग करता है और स्कूल खत्म होते ही फिर वही बदमाश बन गया। अब तो इन गुंडों के साथ भी शामिल होना चाहता है। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसका इरादा था कि अगर मैं सच में बुलिंग में शामिल होता हूं तो वो इसका वीडियो एविडेंस ऑर्गेनाइजेशन को सौंप देगी। उधर गुंडों ने पलटकर मुझे देखा। उनमें से ज्यादातर ग्रेड 10 के नए स्टूडेंट्स थे। उन्होंने लू चेन का नाम तो सुन रखा था, लेकिन मुझे कभी देखा नहीं था। एक गुंडा बोला, कहां से आ गया ये प्रिटी बॉय, निकल यहाँ से, हमारा काम खराब मत कर। वो लड़की मुझे देखकर कुछ पल के लिए उम्मीद से भर गई, लेकिन फिर उसका चेहरा बुझ गया। वो इन गुंडों की ताकत जानती थी। ग्रीन हेयर वाला लड़का कई ग्रेड 12 के खतरनाक लड़कों को अपना बिग ब्रदर बताता था और पूरे ग्रेड 10 में उससे कोई उलझना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई दूसरा लड़का मुसीबत में फंस जाए, इसलिए उसने जल्दी से मुझे वहां से जाने के लिए कहा।
था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। गुंडे फिर लड़की की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक एक एम्प्टी कैन हवा में उड़ता हुआ आया और परफेक्ट पैराबोला बनाते हुए सीधे ग्रीन हेयर वाले गुंडे के सिर पर जा लगा। ग्रीन हेयर वाला दर्द से अपना सिर पकड़कर चीख उठा। अब बाकी गुंडे भी पूरी तरह भड़क गए। वे गुस्से में लड़की की तरफ झपटे। कार में बैठी लिन यू अभी भी फोन से सब रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अचानक वो कंफ्यूज्ड हो गई। कुछ गड़बड़ है, लू चेन तो इनके साथ शामिल होने वाला था, फिर ये इनके खिलाफ क्यों लड़ रहा है? वो सोच ही रही थी कि स्कूल गेट की तरफ उसकी नजर गई और वो दंग रह गई। सिर्फ कुछ ही पलों में मैंने उन तीनों गुंडों को जमीन पर पटक दिया था। तीनों जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। मैं लड़की के पास गया और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, स्टूडेंट, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की राह की सांस लेते हुए बोली, थैंक यू। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। हम दोनों वहां से जाने के लिए मुड़े, लेकिन जमीन पर पड़े तीनों गुंडे किसी तरह उठ खड़े हुए और हमारा रास्ता रोक लिया। रुको, कहीं मत जाना। अगर आज तू यहाँ से चला गया तो हम इस लड़की की माँ को उठाकर कुएं में फेंक देंगे। मैं अचानक रुक गया और उनकी तरफ बेहद तिरस्कार भरी नजर से देखा। मैंने कहा, जाओ, जिसे बुलाना है बुला लो। कार में बैठी लिन यू ये देखकर थोड़ी इंटरेस्टेड हुई। उसने सोचा, अच्छा, लू फैमिली का वारिस है, लेकिन इसमें कुछ हिम्मत तो है। हालांकि अगर ये लोग 10-15 लोगों को बुला लाए तो लू चैन को बुरी तरह पीट सकते हैं। लड़की मेरे रुकने से घबरा गई, लेकिन अगले ही पल जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, वो भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। कुछ देर बाद साफ आसमान पर धीरे धीरे काले बादल छाने लगे। स्कूल के पश्चिमी हिस्से से एक बड़ा ग्रुप मेरी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे लोगों का पूरा समुद्र चला पा रहा हो। लिन यू एक कार के अंदर से अंदाजा लगाने लगी कि कम से कम 100 लोग होंगे। वो और ज्यादा चिंतित हो गई। अगर इतने लोग आए हैं तो लू चैन आज बुरी तरह पिट सकता है। ग्रीन हेयर वाला गुंडा खुशी से चिल्लाया, ब्लैक बेयर ब्रो, आखिर आ ही गए। यही वो लड़ता है जिसने हमारे साथ पंगा लिया है। वो अपने 2 साथियों के साथ ब्लैक बेयर का स्वागत करने दौड़ा। ब्लैक बेयर लगभग 1.9 मीटर लंबा, बेहद भारी शरीर वाला और काले रंग का बड़ा सा आदमी था। उसका शरीर देखकर ही समझ आता था कि उसका निकनेम ब्लैक बेयर क्यों था। उसने पूछा, चल दिखा, कौन है वो बेवकूफ जिसने तुम लोगों को छेड़ा? कुछ ही देर में 100 से ज्यादा लोग मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे। ब्लैक बेयर ने एक सिगरेट जलाई और मेरी पीठ को देखते हुए घमंडी आवाज में कहा, लड़के, हिम्मत तो काफी है तुम्हारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे वो मुझे देखता गया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। मेरी शर्ट, मेरी बॉडी और मेरी पीठ देखकर उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस होने लगा। ग्रीन हेयर वाला मुझे गुस्से में बोला, ओए, मेरा ब्रो तुमसे बात कर रहा है, बहरे हो क्या? मैं धीरे धीरे पलटा। मेरा चेहरा देखते ही ग्रीन हेयर वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका पूरा शरीर जम गया। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा समा जाए। काफी देर बाद वो कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह पाया, लू ब्रो। मुझे सामने देखकर ब्लैक बेल्ट की हालत भी खराब हो गई। उसके पैर कांपने लगे और ठंडा पसीना उसकी पीठ से बहने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, इस ग्रीन हेयर बेवकूफ को मार डालना चाहिए। पूरे स्कूल में इतने सारे लोग थे, इसे किससे पंगा लेना था? लू फैमिली के यंग मास्टर से? सिर्फ मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही काफी थी। लेकिन समस्या ये भी थी कि ब्लैक बेयर खुद मेरे छोटे फॉलोअर्स में से एक था। ब्लैक बेयर ने कांपते हाथों से एक सिगरेट निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बेहद सम्मान से कहा, लू ब्रो। उसके पीछे खड़े ज्यादातर लड़के ग्रेड 12 के स्टूडेंट्स थे। कौन नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ? मुझे देखते ही सभी एक साथ चिल्लाए, लू ब्रो। ग्रीन हेयर और उसके दोनों साथी पूरी तरह पत्थर बन चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि सामने खड़ा इंसान कौन है। पूरे 13 मिडिल्स स्कूल में ब्लैक बेयर जैसा लड़का जिस इंसान के सामने इतना झुककर खड़ा हो और जिसका नाम लू हो, वो कोई और नहीं, लू फैमिली का यंग मास्टर लू चेन ही हो सकता था। ग्रीन हेयर पसीने से थर हो गया। वो लू ब्रो के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ब्लैक बेयर गुस्से में उसके पास गया और जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया, अंधा है क्या? इतने सारे लोगों में से तुझे यही आदमी मिला था पंगा लेने के लिए? मरना है क्या? मरना है तो अकेला मर, मुझे साथ में मत डुबो। थप्पड़ लगते ही ग्रीन हेयर की अकल ठिकाने आ गई। वो और उसके दोनों साथी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और लगातार सिर झुकाकर माफी मांगने लगे। हमें सच में नहीं पता था कि आप हैं। अगर हमें पता होता तो 100 बार सोचकर भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करते। हमें माफ कर दीजिए। कुछ देर पहले तक उनकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। अब उनके चेहरों पर सिर्फ डर और माफी की गुहार थी। ब्लैक बेयर और बाकी सारे लोग दूर खड़े होकर देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके लिए एक शब्द भी बोले। आखिर मुसीबत किसने मोल ली थी? लू फैमिली के यंग मास्टर से पंगा लेकर कोई भी खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वहीं पास खड़ी लड़की ये पूरा सीन देखकर हैरान थी। अब उसे समझ आया कि यही वो मशहूर रिच यंग मास्टर लू चेन है जिसके बारे में स्कूल में इतनी बातें होती थीं। लेकिन उसे तो मैं बिल्कुल बुरा इंसान नहीं लग रहा था। आखिरकार मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज ठंडी
ठंडी और सख्त थी। दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान करना, उसे धमकाना और उसके परिवार को कुएं में फेंकने की बात करना। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म इसीलिए दिया है कि तुम ऐसे गलत काम करो। मैंने आगे कहा, आज से मैं तुम्हें तीनों को यूनहाई सिटी में दोबारा नहीं देखना चाहता। स्कूल बदल लो। मेरी बात सुनते ही तीनों लड़के जमीन पर घिसटते हुए वहां से भाग गए। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पीछे मुड़कर भी देखे। उनके जाते ही मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, भले ही इस बार कोई मिस्टीरियस गिफ्ट पैक नहीं मिला, लेकिन 10 घंटे की लाइफ स्पैन भी कई किताबें पढ़ने के बराबर है। मैंने सोचा, लगता है सोशल पॉजिटिव एनर्जी को प्रमोट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मामला शांत होने के बाद ब्लैक बेयर मेरे पास आकर माफी मांगने वाला ही था कि तभी दूर से एक जानी पहचानी फीमेल वॉइस सुनाई दी। लूचन, तुम फिर किसी को परेशान कर रहे हो? सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। स्कूल से बाहर वक्शे अपना स्कूल बैग लेकर बाहर आई। वो सीधे मेरे सामने आकर ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें बस कमजोर लोगों को परेशान करना आता है। अपनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाना ही तुम्हारा काम है। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? और तुम जैसे इंसान से मैं शादी करूं? भूल जाओ, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। सुबह की घटना के बाद बायरोक्शे के अंदर गुस्सा जमा हुआ था। उसे लगा था कि मैं जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा हूं और मेरी पढ़ाई खराब मत करो जैसी बेकार वजह बनाकर उससे दूरी बना रहा हूं। अब मुझे यहाँ किसी को धमकाते देखकर उसे मुझे सबक सिखाने का मौका मिल गया था। ब्लैक बेयर तुरंत बीच में आने की कोशिश करते हुए बोला, रुकिए, आप गलत समझ रही हैं। लूब्रो ने ऐसा कुछ नहीं। बायरोक्शे ने उसे रोकते हुए कहा, चुप रहो और आज से कोई भी मुझे उसकी सिस्टर इन लॉ यानी साजो कहकर नहीं बुलाएगा, समझे? उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर हैरानी छा गई। आखिर ये हो क्या रहा था? पूरे स्कूल में कौन नहीं जानता था कि मैं बायरोक्शे को कितना पसंद करता था, उसे इम्प्रेस करने के लिए फ्लावर्स भेजता था, प्रपोज करता था और उसके लिए हर तरह की कोशिश करता था। जब कोई बायरोक्शे को मजाक में सिस्टर इन लॉ कहता था तो मेरे चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती थी, लेकिन आज अचानक मैंने उसका नाम सुनते ही ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब सभी की नजरें मेरे पास खड़ी उस लड़की पर चली गई। क्या वजह? यही लड़की थी। सैकड़ों लोगों की नजरें एक साथ अपने ऊपर पड़ते ही लड़की का चेहरा लाल हो गया। बायरोक्शे ने भी पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी खूबसूरती, फिगर और पर्सनालिटी देखकर उसे महसूस हुआ कि ये लड़की किसी भी तरह उसे कम नहीं थी। अचानक बायरोक्शे के दिल में एक अजीब सी उदासी पैदा हो गई। अगर सच में मैं इस लड़की की वजह से उससे दूरी बना रहा था तो अभी उसने इतने लोगों के सामने जो बातें कहीं उसके लिए खुद को ही शर्मिंदा करने वाली बात तो नहीं बन गई? इतने सारे लोगों के सामने अपनी बेइज्जती का ख्याल आते ही बायरोक्शे का चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसे याद आया कि मेरा स्वभाव हमेशा से ही बहुत फ्लर्टी रहा था और मेरे आसपास खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी। फिर आज अचानक मैं इसी लड़की को लेकर उसके सामने क्यों आया था? आमतौर पर इस समय मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने और मौज मस्ती करने चला जाता था, जबकि बायरोक्शे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के कारण रोज देर रात तक स्कूल में पढ़ती थी। बायरोक्शे को अचानक सब समझ आ गया। ये जानबूझकर मुझे जेलस करवाने के लिए इस लड़की को लेकर आया है। मुझे परेशान करके मेरा रिएक्शन देखना चाहता है। आखिरकार वही पुरानी स्ट्रैटेजी, पहले मुझे इग्नोर करो, फिर किसी और लड़की को सामने लाकर मेरा ध्यान खींचो। वो हल्की ठंडी हंसी के साथ बोली, लूचेन, ये छोटे मोटे ट्रिक्स खेलकर तुम मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। इससे बस तुम मुझे और ज्यादा बचकाने और हास्यास्पद लगते हो। अब दोबारा मुझे परेशान मत करना, हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर बायरोक्शे बिना पीछे देखे वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूरा माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। ब्लैक बेयर शायद मेरे चेहरे को देखकर सोच रहा था कि मैं दुखी हूँ। वो मेरे पास आकर कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चला कि मेरे चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। मैंने बायरोक्शे के जाने की दिशा में देखा और बस इतना कहा, पागल है। बायरोक्शे के जाने के बाद मेरे पास खड़ी लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वो बोली, स्टूडेंट, थैंक यू, आज आपने मुझे बचाया। मेरा नाम ली जिंग्या है। मैं कभी ना कभी आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छा काम करके अपना नाम बताने वालों में से नहीं हूँ। तभी ब्लैक बेयर आगे आया। वो शर्मिंदा होकर बोला, लूब्रो, आज जो कुछ हुआ उसकी गलती मेरी है। छोटे लोगों को अपना फॉलोअर बनाते समय मैंने ठीक से जांच नहीं की। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने ब्लैक बेयर को देखा, फिर उसके पीछे खड़े सैकड़ों स्टूडेंट्स की तरफ नजर डाली। अपना गला साफ करके मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम सब जवान हो, आगे चलकर तुम अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओगे। मुझे तुम लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कमजोर लोगों को परेशान मत करना। कम से कम अपने अंदर जस्टिस की भावना जरूर रखना। मेरी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। कुछ लड़के मन ही मन सोचने लगे, आज लूब्रो को क्या हो गया है? कहीं इसने कोई दवा तो नहीं खा ली? स्कूल में कमजोर बच्चों को परेशान करने वाला सबसे आगे कौन रहता था? लूब्रो ही तो। और आज वही हमें जस्टिस और मोरालिटी सिखा रहा है। ऊपर से सब जानते हैं कि उसके पिता पूरे शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस हैं। हालांकि ये सारी बातें वे सिर्फ मन में ही सोच रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें मुंह से बोले। ब्लैक बेयर तुरंत पीछे मुड़ा और पूरी भीड़ से चिल्लाया,
लू ब्रो की बात सुनी या नहीं? आज से सब लोग जस्टिस के लिए खड़े होंगे। सैकड़ों लोग एक साथ चिल्लाए। सुना? फिर अचानक सबके मुंह से एक ही नारा निकलने लगा, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। नारा धीरे धीरे इतना जोरदार हुआ गया कि पूरा स्कूल गेट गूंजने लगा। उसी वक्त लगभग 80 साल की एक बूढ़ी दादी झुककर धीरे धीरे वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने इन जोश से भरे युवाओं को देखा, सिर हिलाया और बेबसी से कहा, बच्चों, दुनिया में और भी बहुत कुछ बनने को था। ये जस्टिस की बीमारी क्यों पकड़ ली? ये बीमारी तो हमारी उम्र में होनी चाहिए। ये सुनकर आसपास खड़े सभी लोग चुप हो गए। तभी दूर से अचानक पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सायरन सुनकर वहां मौजूद छोटे मोटे गुंडे बिल्कुल नहीं घबराए। उन्हें लगता था कि मैं यहाँ हूँ तो डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माहौल को देखते हुए मैंने हाथ हिलाकर सभी को वहां से जाने का इशारा कर दिया। कुछ ही पलों में स्कूल गेट पर सिर्फ मैं और ली जिंग्या रह गए। 2 पुलिस कार्स वहां आकर रुकी। कुछ यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर्स बॉडी कैमरास के साथ बाहर निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, लीड ऑफिसर ने बाकी लोगों को एक नजर से इशारा किया। सभी ऑफिसर्स चुपचाप अपने बॉडी कैमरास बंद करने लगे। लीड ऑफिसर हंसते हुए मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, लूचन, फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी क्या? मैं इस ऑफिसर को पहचानता था। उसका नाम लिफू था। कभी वो सिर्फ एक साधारण पुलिस ऑफिसर था। बाद में उसने अपने सीनियर की करप्शन की शिकायत कर दी थी। इसके बाद उसने गलत लोगों को नाराज कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए और आखिरकार उसे जेल तक भेज दिया गया। बाद में मेरे पिता लू बैटियान ने उसकी मदद करके उसके ऊपर लगे झूठे आरोप हटवाए और धीरे धीरे उसे प्रमोशन दिलाते हुए पुलिस स्क्वाड लीडर के पद तक पहुंचा दिया था। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, नहीं लीब्रो, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे एक बात बताइए, पुलिस को किसने कॉल किया? तभी दूर से लिन युए वहां आई। उसके चेहरे पर एक सभ्य मुस्कान थी। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, ऑफिसर, मैं लू चैन की क्लास टीचर हूँ। मैंने देखा कि कुछ लोग उसे घेर रहे थे और मुझे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। ये सुनकर लिफू और बाकी ऑफिसर्स एक दूसरे को देखकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। लूचेन को किसी ने घेर लिया था, ऐसी बात कौन मानेगा? 13 मिडिल स्कूल में तो लोग यही उम्मीद करते थे कि मैं दूसरों को परेशान न करूं, बस यही बहुत था। लीफू मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम चलते हैं। जाने से पहले उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, लूचेन, जल्दी घर जाना, अपने माता पिता को ज्यादा चिंता मत करवाना। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है लीब्रो। पुलिस के चले जाने के बाद स्कूल गेट पर सिर्फ मैं, लिन युए और ली जिंग्या रह गए। लिन युए ने अपनी कार की तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, चलो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। मैंने सामने खड़ी अपनी खूबसूरत फीमेल टीचर को देखा और कुछ पल सोचा। फिर मुझे लगा कि उसका ऑफर बुरा नहीं है। आखिर ओरिजिनल लूचेन रोज स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल जाता था और देर रात तक घर लौटता था। फैमिली ड्राइवर सिर्फ उसे स्कूल छोड़ने आता था, वापस लेने नहीं। इसलिए मैं, लिन युए और ली जिंग्या तीनों एक साथ लिन युए की कार में बैठ गए।